रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन तो शायद पढ़ लिए थे। आपको पढ़ना है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ध्यान दिया जाए, केमिकल काइनेटिक चैप्टर के अंतर्गत आज आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट को इतना समझना चाहिए कि वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया जो है अभिकारक के अणुओं के बीच टक्कर का परिणाम है। जब अभिकारक के अणु टकराते हैं तो प्रोडक्ट का निर्माण होता है प्रतिफल का, और जितना ही अधिक अभिकारक के अणु टकराते हैं उतना मतलब प्रतिफल जल्दी जल्दी बनता है। तो जरा सा समझेंगे अभिक्रिया की दर को कौन कौन सा कारक है जो प्रभावित कर सकता है। तो पहला है अभिकारक का सांद्रण, दूसरा है ताप, तीसरा है अभिकारक की भौतिक अवस्था, चौथा है अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल, और पांचवा उत्प्रेरक, और छठा प्रकाश की उपस्थिति। तो शुरू होता है आपके सामने अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता कैसे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है, इसको हम दो तरह से समझा रहे हैं। पहला एकदम नॉर्मली अलग से, अगर आप कॉमन सेंस से सोचे कि एक आप बर्तन लिए और इस बर्तन में दो अभिकारक ए और बी का मिला दिए, दोनों का आप 5-5 लीटर लिए और दोनों को रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जरा सोचिए कि 5 लीटर में जितने अणु होंगे उतने ही अणु आपस में टकराएंगे और प्रोडक्ट को बनाएंगे। अब आप इसकी सांद्रता बढ़ाकर 15-15 लीटर कर दीजिएगा तो आपको समझ में आना चाहिए अणु की संख्या एक निश्चित आयतन में बढ़ गई। तो अणु की संख्या जब बढ़ जाएगी तो उसके बीच होने वाला टक्कर बढ़ जाएगा। तो जब टक्कर बढ़ जाएगा तो रिएक्शन का स्पीड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया की दर में क्या हो जाती है, वृद्धि। लेकिन हम इसका मैथमेटिकल गणितीय प्रमाण दे रहे हैं, पूरा गणितीय प्रमाण प्रूफ पेश कर रहे हैं। 11th क्लास का एक टॉपिक था लॉ ऑफ मास एक्शन, पिंड क्रिया का नियम। ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या सिखाता है, ध्यान से समझने का जरूरत है, बहुत ही उपयोगी है। जैसे एक छोटा सा रिएक्शन है A+B एरो प्रोडक्ट। इस लॉ को समझने से पहले आज फिर दोबारा अंतिम बार आपको बता रहे हैं, सीख लीजिए। केमिस्ट्री के दुनिया में किसी भी अभिकारक प्रतिफल को इस तरह से लिख देते हैं तो इसको पढ़ा जाता है A की सांद्रता मोल प्रति लीटर में। A की सांद्रता, दूसरे तरीके से पढ़ने का तरीका है A की सक्रिय मात्रा। सक्रिय मात्रा आप बोल देते हैं, सक्रिय मात्रा आप बोल देते हैं तो आपको अलग से मोल प्रति लीटर नहीं बोलना होता है। आपको पता होना चाहिए कि सांद्रता की बहुत सारी इकाई है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति केजी, ग्राम समतुल्य भार प्रति लीटर, प्रति 10 लाख में, प्रतिशत। तो कौन सा, मोल प्रति लीटर वाला। तो मोल प्रति लीटर में उपयोग करेंगे यहाँ पर सांद्रता। तो यहाँ पर ए को, इसको क्या पढ़ेंगे, ए की सांद्रता मोल प्रति लीटर में। अगर पढ़ेंगे ए की सक्रिय मात्रा, ठीक है। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर हम x को ऐसे लिख रहे हैं तो x की सक्रिय मात्रा पढ़ा जाएगा। अब आप लॉ ऑफ मास एक्शन सुनेंगे, नियम, द्रव्यमान क्रिया के नियम, तो ठहरेगा आपके दिमाग में। जैसे ये अभिकारक है, इनका कहना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर यानी रेट अपने क्रिया कारकों के, इसके क्रिया कारक कौन है, ए और बी, के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो बस इतना छोटा सा नियम है। रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। क्रिया कारकों की क्रिया करने की दर अपने क्रिया, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है, रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। अब जब ऐसा नियम है तो जरा सोचिए कि आप ए और बी दोनों पदार्थ का 5 मोल प्रति लीटर 5 मोल प्रति लीटर सांद्रता लिए तो क्या आएगा रेट, 25 के आएगा। अगर आप दूसरे कंडीशन में आप 10 मोल प्रति लीटर 10 मोल प्रति लीटर ले रहे हैं तो कितना जाएगा। तो क्या आप समझ पाए कि सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो रेट भी क्या हो रहा है। कुल मिला जुला कर एक लाइन आपको अपने दिमाग में रखना है, और वो लाइन नीचे है कि अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया की दर में क्या हो जाती है, जिसको हमने दो तरह से समझाने का प्रयास किया। देखिए ताप, टेम्परेचर, और ये ताप टेम्परेचर क्या कैसे अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर सकता है समझा जाए।
साधारणतः कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी पदार्थ को बर्तन में लिए और हम गर्म करना शुरू कर रहे हैं तो क्या होता है, गर्म करते ही इसके अणु का गतिज ऊर्जा मतलब 12 mv² गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। और गतिज ऊर्जा में वेग एक ऐसा भौतिक राशि, एक ऐसा राशि है जिसका मान बढ़ते घटते रहता है। तो जैसे ही हम गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो अणु का स्पीड बढ़ेगा, तो क्या होगा, जो उनके बीच होने वाला टक्कर बढ़ जाएगा। और जब टक्कर बढ़ेगा तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा। तो कैसे कैसे हमने पूरा संबंध बताया। जैसे ही आप पीछे गर्म करेंगे, ध्यान दीजिए, जैसे ही गर्म करेंगे क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा अणु की बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो अणुओं के बीच टक्कर बढ़ेगा, और टक्कर जितना ही बढ़ेगा, जितना ही ज़्यादा टक्कर होगा, रिएक्शन का स्पीड बढ़ता जाएगा। और यहाँ एक प्रायोगिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट दिया गया है, और ये रिपोर्ट कहता है कि ताप के मान में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना से 3 गुना हो जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार आने का ये रिकॉर्ड बनाया है। इस तरह से भी क्वेश्चन आया है कि कोई रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, अगर हम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस कर दे तो अभिक्रिया की दर हो जाएगी 2 गुनी से 3 गुनी, 2 गुनी से 4 गुनी, 2 गुनी से 6 गुनी या 7 गुनी, 2 गुनी से 3 गुनी। सीधे स्पीड 2 गुना हो जाएगा या 3 गुना हो जाएगा। तो ये था आपका ताप, जिसके बारे में आपने देखा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए ताप के मान में वृद्धि की जाती है तो उनके अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उनके बीच संपन्न होने वाले टक्करों की संख्या में। अगला टॉपिक है अभिकारक की भौतिक अवस्था। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। जल इस धरती पर 3 रूपों में पाया जाता है। जल ठोस में भी रह सकता है, द्रव में भी और गैस में। कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा, कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, तो इसके लिए आइए पहले समझिए। ठोस में अवयवी कण काफ़ी नियमित ढंग से व्यवस्थित होते हैं, काफ़ी मजबूत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। द्रव में उससे कम, और गैस में इसको इस ढंग से भी बात कर सकते हैं कि गैस में अणु गति के लिए ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं, और जहाँ स्वतंत्रता ज़्यादा होगी टक्कर का संभावना उतना ज़्यादा होगा, और जिसमें टक्कर ज़्यादा होगा रिएक्शन करने की क्षमता भी क्या होगी। तो आप समझ चुके हैं कि गैस का जो अभिक्रिया का रेट होता है, गैसीय अवस्था में जो अभिक्रिया की दर होती है वो सबसे अधिक, द्रव में उससे कम, और ठोस में। तो ये ऑर्डर समझा रहा है, द रेट ऑफ सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट इज लेस देन द रेट ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट, एंड द रेट ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट इज लेस देन द रेट ऑफ सब्सटेंस इन गैसियस स्टेट। क्या आप बात अच्छे से समझ पा रहे हैं? तो ये अच्छे से आप सभी स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और समझने का प्रयास करें। और अब बात करते हैं भौतिक अवस्था के बाद अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट कैसे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। 2-3 एग्जाम्पल देकर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ही अधिक होगा, अभिक्रिया की दर उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं, कल भी दे दिए थे, आज फिर दे रहे हैं। आप यहाँ लिए एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा जो आपके सामने है, और इसको सीधे आग में डाल दिए, तो ये समय लेगा जलने के लिए। लेकिन अब आप इसको पीस पीस करके काट के डालेंगे तो यहाँ कहने का मतलब थोड़ा कम समय में ही जल जाएगा। यानी हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर लकड़ी को खुरच कर डाला जाए तो और ज़्यादा तेज़ी से जलेगा। तो आप कर क्या रहे हैं, जरा सा सोचिए कॉमन सेंस से, कि आप जितना पीस काटिएगा उतना सरफेस एरिया क्या करिएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ते जाएगा। इसको हम इस ढंग से समझाए थे कि मान लीजिए आप इसको आग में अगर डाल रहे हैं जलाने के लिए, तो अभी आग से ये सभी बाहरी सतह इतना केवल संपर्क में आएगा। लेकिन जैसे ही आप पहला पीस काटिएगा तो ये देखिए ये आंतरिक भाग भी अब संपर्क में आएगा। उसी तरह और काटिएगा तो लगातार सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकला है
ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम एक तरह से और समझा सकते हैं कि फिटकरी का इतना बड़ा टुकड़ा लिए और पानी में डाल दिए, 1-1.5 घंटा लगा उसको घुलने में, लेकिन जब उसी फिटकरी को पाउडर कर दिए, छोटा छोटा टुकड़ा कर दिए, जल्दी घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसका आंतरिक भाग भी जल्दी से जल के संपर्क में आएगा और जल्दी से घुल जाएगा। वही बात है कि पाउडर फॉर्म में कोई पदार्थ होता है, सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा रखता है और ज़्यादा वो अभिक्रियाशील होता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश की उपस्थिति। प्रकाश की उपस्थिति पढ़ने से पहले आपको जानना होगा कि इस केमिस्ट्री के दुनिया में कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, यानी उन सभी अभिक्रियाओं को प्रकाश सक्रिय अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम समझा रहे हैं एक उदाहरण से। एक रिएक्शन है H2 + Cl2 ArO2HCl। अभी हम प्रकाश की उपस्थिति का यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि बिना प्रकाश के हम इसका उपयोग करने जा रहे हैं। बिना प्रकाश के ये रिएक्शन कंप्लीट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन देख रहे हैं कि हो ही नहीं रहा है, ये रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं रहा है, बस वैसे ही रह रहा है। लेकिन जब इसी रिएक्शन को प्रकाश की उपस्थिति में करा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हम लाइट का यूज कर रहे हैं, H फोटॉन्स आ गया, तो इसके बॉन्ड को तोड़ने में सहायक हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि आप 11th में पढ़े थे, फोटोन ऊर्जा का पैकेट होता है, एनर्जी का पैकेट होता है। जब ये आता है, पढ़ता है, तो ये अपने ऊर्जा का स्थानांतरण कर देता है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण जैसे ही करता है, ये अणु, ये अभिकारक का अणु उस ऊर्जा का उपयोग बॉन्ड को तोड़ने में करता है। और जब ये बॉन्ड टूटता है तो एक नया बॉन्ड बनता है और प्रतिफल का निर्माण होता है। जैसे आप इसको धीरे धीरे समझिए, ये दोनों बॉन्ड टूटा, ये नया बॉन्ड बना, और ये नया बॉन्ड जो आप देख पा रहे हैं, ये नया बॉन्ड H और Cl के बीच है। और ये HCl नया उत्पाद के रूप में विकसित हुआ। लेकिन ये तब संभव है जब अभिकारक का अणु के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और ये अंधेरे में नहीं टूटता है। कारण है वहां फोटॉन्स अवेलेबल नहीं होते। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर करना चाहिए कि बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें प्रकाश और प्रकाश में स्थित फोटॉन सहायक होते हैं। तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं को केमिस्ट्री के दुनिया में फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो सम केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। प्रकाश में छोटे छोटे कण होते हैं, यही ऊर्जा को ढोकर लाते हैं और वो ट्रांसफर करते हैं अभिकारक को। अभिकारक का अणु उसको बॉन्ड को तोड़ने में ऊर्जा खर्च कराता है, उपयोग करता है, और तब प्रतिफल बना पाता है। तो ये था प्रकाश की उपस्थिति। लास्ट टॉपिक, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के बारे में थोड़ा आप सभी स्टूडेंट ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। उत्प्रेरक, जैसे ये रिएक्शन हम विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन कराने जा रहे हैं। विदाउट उत्प्रेरक मतलब बिना उत्प्रेरक के। तो हम देख रहे हैं कि 2 घंटे में रिएक्शन हो रहा है, और इसी में हम आयरन पाउडर का इस्तेमाल कर लिए, आयरन पाउडर। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि रिएक्शन आधे घंटे में ही संपन्न हो गया। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते या घटाने की क्षमता रखते हैं, या बढ़ाते या घटाते हैं। उस बाह्य पदार्थ को, उस बाहरी पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो स्वयं अंत तक संगठन और द्रव्यमान की दृष्टि से अपरिवर्तित होता है। अगर हम 100 ग्राम उत्प्रेरक का उपयोग किए हैं, रिएक्शन पूरा समाप्त कर देगा, रिएक्शन से प्रोडक्ट पूरा बना देगा, लेकिन 100 ग्राम है और 100 ग्राम रहेगा। तो करेगा क्या? ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के स्पीड को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाता है, कैसे घटाता है, ये सारा जानकारी इस चैप्टर में एक टॉपिक है, कोलिजन थ्योरी, टक्कर का सिद्धांत। वहां आप सक्रियण ऊर्जा पढ़ेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ेंगे, तो जान पाएंगे। फिलहाल बस इतना जानिए, वह पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता या घटाता है उत्प्रेरक कहलाता है, और यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। ये 2 प्रकार का होता है, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। शुरू होता है धनात्मक उत्प्रेरक, वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। जो घटा देता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। करता क्या है ये? तो करता बस यही है
कि सक्रियण ऊर्जा के मान को ही कम कर देता है, ज़्यादा अणु रिएक्शन में भाग लेने लगता है, रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है। और सक्रियण ऊर्जा क्या है ये जानने के लिए आप सभी स्टूडेंट को 7 दिन वेट करना होगा। 7 दिन बाद एक्टिवेशन एनर्जी जब आएगा, हम इसी पेज को पुनः यहाँ पर खोलेंगे बोर्ड पर और आप इसका मीनिंग समझने के लायक हो जाएंगे। और अब उसके बाद ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या है ध्यान दिया जाए। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या है? वह उत्प्रेरक जो विक्रिया की दर को घटा देता है। और ये करता क्या है? तो ऋणात्मक उत्प्रेरक का उपयोग करने से सक्रियण ऊर्जा की मान बढ़ जाती है, तो ज़्यादा अणु इस ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाता है और अभिकारक का अभिकारक ही बना रहता है, प्रतिफल में परिवर्तित नहीं होता है और हम कहते हैं कि विक्रिया की दर घट गई। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट सक्रियण ऊर्जा है। इसके मान को जो बढ़ा देता है तो रिएक्शन का स्पीड स्लो हो जाता है, इसके मान को घटा देता है तो रिएक्शन का स्पीड फास्ट हो जाता है। तो ये था आपका आज का क्लास। आप सभी स्टूडेंट को ये अच्छा लगा आज का क्लास, तो आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।